ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम नीमी पीडीएफ का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो अपना फर्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन का जो लॉ होता है उसमें से 4 पॉइंट बताए थे मैंने, तो उन 4 पॉइंट में से हमारा इनमें से कौन सा उसकी कंडीशन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। बी ऑप्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सी इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। डी इज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। तो बताओ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे, उसके अंदर 4 पॉइंट पढ़े थे हमने। सबसे पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है या फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, हम जो बाह्य जो बल लगाते हैं उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये है उसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, जो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उनके क्षेत्रफल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, वो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस की नेचर के ऊपर यानी कि उसकी प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट क्या था अपना, F जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F इज इक्वल टू म्यू आर कर देते थे, म्यू इज इक्वल टू F बटे R। ये 4 पॉइंट थे उसमें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया आप उस लॉ ऑफ फ्रिक्शन का फर्स्ट वाला पॉइंट, बताओ इसका सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, हम जो बाह्य बल लगाएंगे हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। उसका अपना फोर्थ वाला पॉइंट जो बताया मैंने अभी लॉ ऑफ फ्रिक्शन का, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड क्वेश्चन का। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होता है। जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा नॉर्मल रिएक्शन भी वैल्यू भी घटती चली जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन छूट गया अपना। Which one of the following acts in between the wheels and road if vehicles are able to run on roads। जब व्हीकल, अपनी गाड़ी जो होती है, कार, बस, कोई भी 4 व्हीलर जो होता है, वो जब रोड के ऊपर चलता है तो उस टाइम कौन सा फोर्स जो है वो एक्शन में आता है, कौन सा फोर्स उसको चलाने। व्हीकल्स आर एबल टू रन, व्हीकल किस वजह से चलते हैं, व्हीकल भी उसी वजह से चलते हैं, हम भी उसी वजह से चलते हैं। कौन सा है वो फोर्स, फ्रिक्शन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल होता है। ए ऑप्शन है रिंग्स इन द सिलेंडर, बी ऑप्शन क्रैंक शाफ्ट बीरिंग्स, सी ऑप्शन व्हील हब बीरिंग, फोर्थ ऑप्शन होता है ब्रेक शू लाइनिंग। तो इनमें से कौन सा, गाड़ी की जब ब्रेक लगाते हैं हम तो ब्रेक शू जो लाइनिंग होता है वो हमारे लिए यूजफुल फ्रिक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। मतलब ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जो हमारे काम का नहीं होता है। इनमें से मैंने आप लोगों को बताया होगा, टायर्स ऑन द फ्लोर, मतलब जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है। दूसरा ब्रेक शू लाइनिंग, चौथा है क्लच लाइनिंग। इसका को क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका होगा रियर एक्सल गियर। ये वेस्टफुल फ्रिक्शन होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ए ऑप्शन टाइप ऑफ मेटल्स, बी ऑप्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, सी ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेटल्स, डी ऑप्शन इज क्वालिटी ऑफ मेटल्स। मैंने बताया था उसमें कि फ्रिक्शनल सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन, कि कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है। अगर वो रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर वो सॉफ्ट है, चिकना, उसका सरफेस चिकना है उसका, तो उसका फ्रिक्शन
कम होगा उसमें। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? अभी 8, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसको म्यू बोलते हैं हम, वो किसका रेशियो होता है? किसका रेशियो होता है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन का फोर्थ वाला पॉइंट, F इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू F बटे आर। तो F क्या होता है उसमें? फ्रिक्शनल फोर्स, और R क्या होता है उसमें? नॉर्मल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसका 8 का, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। बी ऑप्शन इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। सी ऑप्शन है रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। डी ऑप्शन है वेट का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो हमें पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो होता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? अभी बताया मैंने म्यू इज इक्वल टू एफ बटे आर होता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होता है, तो इसके इक्विवेलेंट अपोजिट नीचे की तरफ क्या कौन सा फोर्स काम करता है? वेट, यानी कि डब्लू। वेट को डब्लू से लिखते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9th क्वेश्चन का? डी। इसका डी ऑप्शन सही है इसका। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम किस सिंबल से लिखते हैं? म्यू, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हम गाड़ी को मान लेते हैं, 4 व्हीलर सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में है, उस टाइम पे उनमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, रोलिंग होगा, स्टेटिंग होगा, एंगुलर फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा, फ्रिक्शन नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे हो। उसके बाद आता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन में भी दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है उसमें बताओ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है उसमें रोलिंग फ्रिक्शन। तो इनमें क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो सबसे मैक्सिमम ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद किसकी वैल्यू आएगी? अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरे नंबर पे आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरे नंबर पे आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अभी जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया उन्हीं में से है ये। बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? सी। जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, फिर होगी स्लाइडिंग की, फिर रोलिंग। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन? कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेन के ऊपर जा चुका है, चढ़ चुका है, प्लेन मतलब प्लेन शेप में उसके ऊपर चढ़ चुका है, तब उसमें फोर्स निकालने का कौन सा फार्मूला होगा? बेटा इसमें इसका फार्मूला होता है W इज, फोर्स जो होगा वो होगा W इंटू साइन थीटा प्लस फाई बटे कोस फाई, यानी कि इसका आंसर बी है। 13 का बी आंसर सही होगा। अभी 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा? ये वाला एंगल ROS, ये वाला जो एंगल है ये ROS, ये ROS, ये वाला एंगल कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाएगा अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 15, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर सही है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये डायग्राम बना हुआ है, अभी पहले देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार इसको। ये जो आर ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है, इस आर को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बोल सकते हो या फिर सामान्य प्रतिक्रिया भी बोल सकते हो इसको। नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा होगा ये,
ये वाला वेट W, ये जैसे मैंने बताया था जो मोशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी ऊपर की तरफ चल रही है तो ये मोशन ऑफ द बॉडी हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अगर गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है इस प्लेन पे अगर इस तरफ गाड़ी जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स की, नीचे की तरफ, यानी कि ये इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि ये जो R है, R इसको क्या बोलते हैं? फोर्स, रेजिस्टेंस, लोड और नॉर्मल रिएक्शन। इसको ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया या फिर नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट का पर्पज क्या होता है? लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। जब बेटा क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनमें घर्षण प्रतिरोध होगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा उन दोनों के बीच में। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देते हैं जिसका घर्षण गुणांक कम होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि लुब्रिकेंट का पर्पज क्या होता है? क्या वो टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस प्रेशर? तो बताओ लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, फ्रिक्शन को कम करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सी इज द राइट आंसर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम? एक विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है बेटा, ये जो शेप दिख रही है ना, ये विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम ही होता है। ठीक है, ये इसके अंदर ये जो लुब्रिकेंट डला हुआ है ये कौन सा, ये पूछना चाह रहा है वो। इसके अंदर डला होता है बेटा लूब ऑयल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लूब ऑयल होता है। अब बेटा तुम्हें बताता हूं मैं, हमारे जो सिलेबस में जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं जो हमें हमारे सिलेबस में, जिनको हमें कवर करना है। एक तो होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम, जो कि ग्रेविटी के द्वारा फीड करेगा। दूसरा होता है फोर्स फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। तीसरा होता है स्प्लैश फीड सिस्टम। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना, जैसे करते हैं ना पेन को हम ऐसे छिड़कना। तो कोई मशीन आएगी, लुब्रिकेशन को उठाएगी, लुब्रिकेंट को उठाएगी और उस मटेरियल में ऐसे स्प्लैश करके भेज देगी उसको लुब्रिकेंट करने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि विक फीड के अंदर कौन सा? तो लूब ऑयल हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 19 पे आते हैं। विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूअसली अराउंड द पार्ट्स? तो देखो स्प्लैश लूब ऑयल है ना, कि लूब ऑयल को स्प्लैश कंटिन्यू उठा के छिड़क देगी उसको। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, स्प्लैश फीड सिस्टम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि 3 टाइप के जो लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं जो जनरली यूज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, बताओ इसका कौन सा आंसर होगा 20 का? क्वेश्चन नंबर सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। ठीक है बेटा, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन? इसके अंदर बताओ कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम? तीनों में से ही होगा जो पढ़ाया था मैंने। ऑयल होल्स के अंदर जो जाता है, कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉय होता है? ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम? वो जो डायग्राम दिखाया था मैंने, ये वाला कौन सा है? ये विक फीड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 23, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द मशीन पार्ट्स? मशीन पार्ट्स के अंदर इनमें से कौन सा फ्रिक्शनल को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है? बताओ कौन सा लुब्रिकेंट, सॉरी लुब्रिकेंट नहीं, क्या यूज होगा? लुब्रिकेंट यूज होगा। लुब्रिकेंट को हम फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन द इंजन मूविंग पार्ट्स? इंजन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो लुब्रिकेंट का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बताओ। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, भाई उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन भी कम होगा। तीसरा, टू इंप्रूव कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। टू इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि 24 का बी आंसर सही होगा। काम तो वो चारों करेगा, लेकिन जो उसका मेन पूछा हुआ है यहाँ पे, मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है? तो मेन पर्पज क्या होगा? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा।
अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लुब्रिकेंट एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज ए सील, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज ए फ्यूल, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज ए फिल्टर। तो लुब्रिकेंट का काम किस लिए होगा? मेनली तो लुब्रिकेंट का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, लेकिन कई बार सील की तरह भी काम नहीं करेगा लुब्रिकेंट, और फ्यूल की तरह भी काम नहीं करेगा, फिल्टर की तरह भी काम नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, लुब्रिकेंट को होता है वो किसकी जगह, जंग संरक्षण को या मेटल का संरक्षण होने से रोकता है, धातु को जंग लगने से बचाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? भाई मशीन की लुब्रिकेशन मेंटेन करने से, टाइम टू टाइम उसका लुब्रिकेशन करने से उसकी एफिशिएंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है, डिक्रीज यानी कम होती है, सेम रहती है, या कोई इफेक्ट नहीं होता? बताओ। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसका हम लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर देने के लिए बेटा इसकी शेप देखो, इसको जैसे है इसको वर्टिकल कर दो, इसको किस तरह की शेप दिख रही है? इसकी टी टाइप दिख रही है।